93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। नीना किचन में रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी और उनका पति फॉरेस्ट ऑफिसर विजय गश्त पर निकला हुआ था। आज थोड़ी देर से लौटने वाला था और उनका बेटा चीनू लिविंग रूम में खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक पता नहीं क्या हुआ कि चीनू को कुछ सुनाई दिया और चीनू उठकर बाहर की ओर जाने लगा। नीना किचन में थी तो उसने ध्यान भी नहीं दिया कि कब चीनू बाहर निकल गया और बाहर बरसात में भीगते हुए लॉन में जानवरों की तरह मिट्टी खोदने लगा। उधर नीना किचन से बाहर काम खत्म करके टीवी देखने के इरादे से बाहर निकली तो चीनू को अंदर ना पाकर उसे ढूंढती हुई दरवाजे तक गई और दरवाजा खोलते ही चिल्लाई, चीनू! चीनू! अभी के अभी अंदर आ इधर। चीनू अपने नन्हे नन्हे हाथों में एक डब्बा पकड़े हुए था। उसके हाथों में डब्बा और पूरे बदन पे मिट्टी और कीचड़ देखकर नीना वैसे ही गुस्से में थी, लेकिन डब्बे के अंदर से आती हुई आवाजें सुनकर उसको कुछ शक हुआ। चीनू को ध्यान से देखा तो चीनू जैसे अपने होश में था ही नहीं। उसको एक कोने में खड़ा किया और जमीन पर रखा डब्बा खोलने को आगे बढ़ी नीना तो उसमें से आती हुई आवाजें बहुत तेज होने लगी। चीनू एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मुस्कुराहट किसी मासूम बच्चे की नहीं बल्कि किसी बदमाश बच्चे की हंसी थी। नीना ने हाथ बढ़ाकर डब्बे को खोला तो डर से उसकी चीख निकल गई। उस डब्बे में चीनू मिट्टी खोदकर छोटे छोटे सांप के बच्चे भरकर लाया था। नीना ने एक लात मारकर वो डब्बा वापस गार्डन में फेंक दिया और चीनू को अपने सीने से लगाए हुए अंदर घर में आ गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। पूरा बदन डर से कांप रहा था अभी भी नीना का। नीना चीनू को डांटने लगी, उस पर चीखने लगी, ये क्या है? ये सब क्या है चीनू? ये क्या बदमाशी है? तो जैसे अचानक चीनू की नींद खुली हो। नीना चीनू को लेकर बाथरूम में गई। उसे नहला धुलाकर कमरे में बिठाकर नीना बाहर निकली ही थी कि उसे एक आवाज सुनाई दी। चीनू तकरीबन 5 साल का था, लेकिन उसकी आवाज इस वक्त जैसे छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। नीना के हाथ पांव डर से फूल गए। किसी तरह अपने बेटे को संभालने को आगे बढ़ी तो जैसे उस छोटे से बच्चे में 2-3 आदमियों की ताकत सी थी। बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया तो नीना की आंखों के सामने उसका चीनू मुंह से झाग उगलता हुआ बेहोश हो गया। ये सब कुछ देखकर चीखती रोती हुई नीना ने विजय को फोन किया और फिर डॉक्टर को। डॉक्टर तो विजय से पहले ही आए और पूरा चेकअप करके बोले, सब कुछ तो ठीक ही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। शायद बारिश में ज्यादा भीगने से थोड़ी ठंड लगी है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है और एक दवा दिए जा रहा हूं, खिला दीजिएगा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। विजय आया तो नीना को थोड़ी हिम्मत बंधी।
रात का खाना खाकर सोने गए दोनों। नीना को नींद तो आज आनी नहीं थी। लेटे लेटे उसने एक आवाज भर लिविंग रूम के बाहर से आती हुई सुनी। नीना उठी और बाहर देखने गई तो कुछ दिखा तो नहीं, इसलिए नीना वापस अंदर जाने को पलटी ही थी कि चीनू के कमरे से उसे एक आवाज सुनाई दी। नीना का तो जैसे रगों में बहता खून सूख ही गया था। उसने तुरंत चीनू के कमरे का दरवाजा एक झटके से खोला तो उसकी चीख गले में ही रुक गई, क्योंकि सामने चीनू आंखें बंद किए हुए नींद में ही बिस्तर पर बैठा हुआ था और जैसे बीन की धुन पर डोल रहा था। और उसके ठीक सामने एक लंबा सा सांप फन फैलाए उसके साथ साथ डोल रहा था। नीना ने अपनी पूरी जान लगा दी और जोर से चीखी। नीना पागलों की तरह चीखती ही जा रही थी और इस सुनसान जंगल में गूंजती नीना की चीखें सुनकर विजय अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया तो उसने नीना को किसी तरह संभाला, लेकिन नीना संभलने वाली नहीं थी। चीनू की ओर उंगली से इशारा करके चिल्लाती रही उसे बचाने के लिए। विजय ने कमरे की लाइट जलाई तो देखा चीनू पलंग पर घबराया सा बैठा हुआ था। शायद नीना की चीखों से डरा हुआ था। नीना भौचक्की सी बस पूरा कमरा देखती ही रह गई। कमरे में कहीं कोई सांप नहीं था। विजय ने चीनू को समझा बुझाकर बहला फुसलाकर सुलाया और फिर अपने कमरे में नीना को लेकर आया। उसे भी किसी बच्चे की ही तरह सुलाना पड़ा। नीना बेहद डरी हुई थी। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी। सोने से पहले ही इतनी घबराई हुई थी कि नींद में नीना की घबराहट ने एक शक्ल भी ले ली। सपने में नीना ने देखा कि वो विजय और चीनू एक साथ समंदर किनारे घूम रहे हैं और एक के बाद एक लहरों के साथ सांप आ रहे हैं। पानी धीमे धीमे गले तक आ चुका है और पानी के अंदर धीमे धीमे सांपों ने उसे लिपटना शुरू कर दिया है। नीना ने सपने में चीनू का दायां हाथ पकड़ा था और विजय ने चीनू का बायां हाथ, और दोनों किसी तरह से तैर के चीनू को बचाने की कोशिश कर रहे थे जब सचमुच दोनों ही विजय और नीना एक दूसरे का बर्फ जैसा ठंडा हाथ पकड़े नींद से घबराए हुए जागे और देखा कि चीनू अपने कमरे में नहीं, उन दोनों के बीच में उन दोनों के साथ सो रहा था और उसका बदन किसी बर्फ की सिल्ली जैसा ठंडा था। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखते ही समझ लिया कि दोनों ने अपनी नींद में एक ही सपना देखा है। अब डरने की बारी विजय की थी। विजय और नीना कुछ ही पलों में अपनी एक ही सपने को देखने की हैरानी से उबरे तो कहीं जाकर अपने 5 साल के बेटे चीनू को देखकर उन्हें हैरानी और घबराहट के बीच बाल भर फर्क का एहसास हुआ। नीना और विजय दोनों ने ही चीनू की हथेलियां और पांव के तलवे अपने हाथों से मलने शुरू किए, लेकिन जब 2 मिनट तक जरा भी फर्क नहीं पड़ा तो विजय बाहर भागा गाड़ी निकालने को। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही एक आवाज ने विजय के कदम रोक लिए।
घबराहट और डर के मारे नीना के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था और नजारा देखकर विजय के चेहरे का भी रंग उड़ ही चुका था, क्योंकि सामने चीनू कमर से बिल्कुल सीधा किसी मशीन की गुड़िया की तरह उठकर बैठा और एक अजीब सी आवाज में बोला, तूने मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद किया था ना, अब तुझे बर्बाद करने की बारी मेरी है। विजय और नीना दोनों ही बिल्कुल पत्थर जैसे वहीं जमकर खड़े थे और तकरीबन 1 मिनट के बाद जब दोनों अपनी बेहोशी जैसी हालत से जागे तो विजय गाड़ी निकालने को बाहर दौड़ा और पीछे पीछे नीना चीनू को गोद में उठाए हुए दौड़ी। नीना गाड़ी में पीछे की सीट पर चीनू को अपनी गोद में बिठाए कभी उसकी हथेलियां तो कभी उसके तल में मले जा रही थी और विजय किसी हवाई जहाज की तरह कार को उड़ाए चला जा रहा था। कुछ ही देर में जंगल के आखिरी कोने में बने सरकारी हॉस्पिटल में विजय और नीना चीनू को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर भी अफसर के बच्चे को देखने जल्दी ही आ पहुंचे, लेकिन चेकअप करते भी तो किसका। चीनू तो बिल्कुल ठीक था, हंस खेल रहा था, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी उसके साथ। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि जब कोई दिक्कत है ही नहीं तो वो देखे क्या। सुकून की एक सांस लेकर विजय और नीना ने सोचा कि अब कोई दिक्कत नहीं है तो घर वापस चला जाए। बरसात एक बार फिर जंगल के अंधेरे में रह रह के चमकती बिजली को कुछ ज्यादा ही डरावना बनाए हुई थी। चलती हुई गाड़ी में पीछे की सीट से पता नहीं क्या हुआ, चीनू एकदम से उठकर बैठा और घर नहीं बल्कि कहीं और किसी दूसरी तरफ जाने की जिद करने लगा। विजय ने भी सोचा कि बच्चा है, अभी अभी बीमार था, खुश रहेगा तो हालत सुधरेगी। उसने भी गाड़ी चीनू के बताए हुए रास्ते पर दौड़ा दी और आखिरकार एक जगह पर चीनू ने गाड़ी रुकवाई तो सामने सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिख रहा था। चीनू एक झटके से ऐसे जीप से कूदा जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। नीना चिल्लाती रही, चीनू को पुकारती रही, लेकिन चीनू अंधेरे में भागता गया और चमकती हुई बिजली में रह रह के विजय को दिखाई दिया कि सामने एक टूटा फूटा पुराना मकान था जिसकी ओर चीनू भाग रहा था। उसके पीछे विजय भी गाड़ी की हेडलाइट और टॉर्च की रोशनी में गया तो चीनू उस मकान के अंदर पहुंच चुका था। छोटा सा एक झोपड़ा ही था वो मकान। अंदर टॉर्च चमकाई तो मिट्टी की 4 दीवारी जिसके ऊपर फूस की छत थी, उसके बीचों बीच एक सांप के पिटारे पर बैठा हुआ चीनू सामने जैसे किसी बीन की धुन पर डोल रहा था और विजय को सामने देखते ही वापस उसी आवाज में बोला, अरे आओ आओ फॉरेस्ट ऑफिसर साहब, बता दूं तुम्हारी बीवी को कि लाइट हाउस वाले केबिन में क्या क्या करते हो तुम। विजय ने पीछे पलट कर देखा तो नीना वहीं खड़ी थी और उसकी शक्ल पर साफ लिखा था कि उसका इतने महीनों का शक सही था। विजय ने तुरंत चीनू को गोद में उठाया और उसे उस मकान से बाहर लेकर उसी बरसात में नीना का हाथ पकड़ के दोनों को गाड़ी में बिठाकर वापस सीधे बंगलों की ओर चल पड़ा। चीनू जीप के बाहर पीछे की तरफ देखता हुआ रोता रहा और रोते रोते आखिरकार अपनी मां नीना से लिपट कर रोते हुए बोला, मां, पापा नहीं बचेंगे, वो उन्हें
मार देगा। वो 5 साल का बच्चा इतना सा बोला और बोलते के साथ ही तुरंत हल्की सी हंसी के बाद चीनू बेहोश हो गया। चीनू से लिपटकर नीना रोती रही और घर पहुंचकर नीना चीनू के कमरे में ही उसे सीने से लगाकर सोई। विजय ने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन नीना नहीं पिघली। वो समझ चुकी थी कि वो अपनी सोच में गलत नहीं है। विजय बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीता हुआ जंगल की बरसात में सुकून ढूंढ रहा था जब विजय जैसे बिल्कुल बेहोश था, बिना इधर उधर देखे, बिना पलक झपकाए, अपने कंधे झुकाए हुए विजय बस उस धुन के पीछे पीछे भरी बरसात में चलता रहा। चलते चलते जब अचानक उसकी बेहोशी सी टूटी तो वो वापस उसी टूटे फूटे मकान के अंदर था जहां थोड़ी देर पहले चीनू चला गया था। विजय पीछे पलटकर भागने को हुआ तो सारी की सारी खिड़कियां, दरवाजे एक के बाद एक जोरदार आवाजों के साथ बंद होते चले गए। बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। बजती हुई बीन की आवाज अब बढ़ती जा रही थी। साफ साफ लग रहा था कि बीन कमरे के अंदर ही बज रही है, लेकिन विजय के अलावा कमरे में कोई नहीं था। बढ़ती हुई आवाज धीमे धीमे इतनी बढ़ गई कि विजय ने अपने हाथों से ढक कर कानों को बंद कर लिया और फिर धीमी हो चुकी बीन की आवाज एक बार फिर से तब बढ़ने लगी जब विजय के हाथों की उंगलियां मरोड़ मरोड़ कर उसके हाथों को कानों से अलग हटाया गया। विजय इधर उधर घबराया डरा हुआ पागलों की तरह ढूंढने लगा कि आखिर कौन था वहां उसके अलावा, लेकिन कोई होता तब तो दिखता। बीन की आवाज अभी भी आ रही थी। विजय दर्द से चीख रहा था, कराह रहा था और उसके चीखते हुए खुले मुंह को बंद होने से रोकने के लिए एक लकड़ी उसके मुंह में ठूंसी गई और फिर जैसे सपेरे सांपों के जहरीले दांत तोड़ देते हैं, विजय के दांत भी एक के बाद एक तोड़ दिए गए। दर्द और डर से चीखते विजय के खुले मुंह में कुछ अजीब सा पानी जैसा डाल दिया गया और कुछ ही पलों में विजय की सांसें पूरी तरह थमे। इससे पहले उसे अपने कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। ताकत और अमीरी की बीन की धुन पर मुझ गरीब की बीवी को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था ना। अब मेरी बीन पर तू यहां तक देख कैसे नाचता हुआ आया है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुझे, तड़पेगा तू भी मेरे ही जितना तड़पेगा तू। विजय पूरे जंगल का इंचार्ज था। एक खाली वॉच टावर वाले केबिन के पास वो कभी भी किसी भी लड़की को उठा लाता था। एक सपेरे को एक दफे सांपों की खाल की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार करवाया तो उसकी बीवी अफसर साहिब को अच्छा इंसान समझकर उनसे माफी मांगने आई, तो उन्होंने जो किया उससे उसने अपने पति के सामने जाने से अच्छा खुदकुशी करना बेहतर समझा। उस सपेरे को भी जेल से निकलने के बाद विजय ने ठिकाने लगवा दिया था, लेकिन अब मरे हुए को कोई कैसे मारे
3 दिन के बाद विजय की लाश किसी सांप की तरह कुंडली मारे हुए जंगल के एक कोने में मिली थी और पूरे बदन की खाल सांप के केचुली की तरह उखड़ी हुई थी। विजय की लाश के मिलने के बाद विजय के बच्चे चीनू की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और उसके बाद दोबारा कभी उन्हें ऐसी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि विजय के मरने के बाद किसी का बदला पूरा हो चुका था। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।